स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th है इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, समांतर माध्य। इसका हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, धीरे धीरे कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, वो पार्ट 2 की करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आपका चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है। क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? क्या होता है तो देखो समझो। जैसे कि कोई भी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक, 100 तक, मतलब 200 तक, अनंत तक जो भी संख्या है, उन संख्याओं का एक प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है, एक नेता होता है। वो सभी संख्याएं एक संख्या को चुनती हैं। जिस प्रकार बहुत सारे लोग एक प्रतिनिधि, एक नेता को चुनते हैं, उसी प्रकार सारी संख्याएं एक संख्या को चुनती हैं या ढूंढती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। समझ में आया? ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की ओर बात करते हैं हम। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? तो इससे अभिप्राय है किसी सांख्यिकी श्रृंखला में, मतलब इससे अभिप्राय है या इसका अर्थ है कि जो आपकी सांख्यिकी श्रृंखला होती है, कौन श्रृंखला? सांख्यिकी श्रृंखला होती है, उसके प्रतिनिधि मूल्यों से है। किससे? प्रतिनिधि मूल्यों से है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार बहुत सारे लोग मिलकर एक जनता को, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं मिलकर एक संख्या का चयन करती हैं, मतलब नेता को प्रतिनिधि के रूप में चुनती हैं, तो उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये परिभाषा लिख सकते हो या याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा अगर हो सकती है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मूल्य है जो कि आंकड़ों के संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होगा वह एक ऐसी संख्या होगी या एक ऐसा मूल्य होगा जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, उसके संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, यह आपकी परिभाषा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं हम, जो आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद कर लेना, हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है आपका टॉपिक? केंद्रीय माध्य। जो केंद्रीय सांख्यिकी माध्य, कौन सी माध्य? सांख्यिकी माध्य, जिसे हम औसत भी कहते हैं। मैं आपको यहां बताना भूल गया, जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है इसे हम औसत भी कह सकते हैं, तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो सांख्यिकी माध्य है उनके उद्देश्य और कार्य क्या है? मतलब जो औसत है, औसत क्या है? औसत, उसके कार्य और उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जटिल एवं विशाल आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। जो आपके आंकड़े होंगे, जो जटिल होंगे, मतलब मुश्किल होंगे, बहुत मुश्किल काम है, उसको सरल और संक्षिप्त करना। कैसा करना? सरल करना मतलब आसान कर देना, और छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। कोई बड़ा काम है, विशाल काम है, उसको छोटा करने का काम कौन करता है? औसत करता है, या हम कह सकते हैं केंद्रीय माप करता है। ठीक है, नेक्स्ट और दूसरा कार्य है तुलना में सहायक। जब हमारे पास बहुत सारे आंकड़े मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? बहुत सारे आंकड़े मिल जाते हैं, तो हम कंपैरिजन बहुत आसानी से कर लेते हैं कि हाँ, इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है, ये हम बता सकते हैं जब हमारे सामने आंकड़े रखे जाएंगे। तो यही है, जब आपके पास औसत होगा तो आप क्या करेंगे? तुलना में सहायता कर सकेंगे। ये इसके कार्य हैं। अब इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। जो भी नीतियां होती हैं, आर्थिक नीतियां मतलब जो पैसे से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? ये आंकड़ों के आधार पर सहायता करती है। ठीक है, निर्णय लेने में सहायक। कोई भी डिसीजन लेना है, क्या लेना है? कोई भी डिसीजन लेना है तो इन आंकड़ों के आधार पर, इन औसतों के आधार पर, इन केंद्रीय माप के आधार पर ही लिया जाता है, तो ये बहुत सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट, गणितीय संबंध ज्ञात करने में सहायक।
जितना भी मैथमेटिक्स रिलेशनशिप है उसको ज्ञात करने में या फाइंड आउट करने में क्या करती है, ये सहायता प्रदान करती है, ये सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, सभी के लिए एक मूल्य, मतलब जितने भी नंबर हैं उनके लिए एक मूल्य होता है। क्या? एक मूल्य, जिसे हम औसत मूल्य कहते हैं, जो सारी श्रृंखलाओं का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या करती है, सारी श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोटबुक में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उद्देश्य और कार्य। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो टॉपिक है जो आपका जो 3 नंबर में भी पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा या यह पूछा जाएगा, अथवा में पूछा जाएगा। ठीक है, एक अच्छे आदर्श के आवश्यक तत्व, जो भी कोई एक आदर्श है, क्या है, आदर्श है, एक अच्छी माध्य है, क्या है, माध्य है, उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे या गुण क्या होंगे। तो 3 पॉइंट है, लिख लीजिएगा। औसत गणना में सरल और समझने में आसान होगा। जो भी गणना होती है, एवरेज की जो गणना होती है, औसत जो गणना होती है, उसमें क्या करते हैं, ये सरल और समझने में आसान कर देते हैं। जो समझने के लिए कार्य होता है वो आसान कर देते हैं। ठीक है, स्पष्ट और स्थिर परिभाषा, जो माध्य होते हैं उनकी गुण है या कह सकते हैं आवश्यक तत्व है कि ये कैसे रहते हैं, स्पष्ट और स्थिर, इनकी परिभाषा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है औसत संज्ञा। औसत संज्ञा निश्चित होनी चाहिए, जो एवरेजेशन नंबर है वो निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये है आपका आज का टॉपिक। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको नई नई तरह की वीडियो लेकर आते रहे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 क्लियर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।